Hello everyone. So in the previous class we have studied about hyperparameters in decision tree and हम जो कुछ एक्सप्लोर कर पाए डिसीजन ट्री के बारे में वो प्लॉट जब बनाया ट्री का कि वो कंडीशन कैसे क्या अप्लाई हो रही है, ट्री स्प्लिट कैसे हो रही है, लेफ्ट राइट कैसे क्या सब ट्रीज बन रही है, ये हम थोड़ा सा समझ पाए विजुअलाइजेशन की हेल्प से। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझना थोड़ा सा इंटरनली कैसे वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये टफ टास्क होता है। हाउएवर यदि आप उसकी वर्किंग का विजुअलाइजेशन के तौर पे यदि देखें तो डिसीजन ट्री हमें बता रहा है कि कौन सा वाला फीचर उसने कंसिडर करा। कल एग्जाम्पल था, ठीक है, इरीज का डेटा सेट हमारे पास था और वहाँ हमने देखा कि जो रूट नोड है, एट द रूट नोड इट कंसिडर्ड x3, यानी कि फोर्थ वाले फीचर पर कोई वैल्यू है एंड वो वैल्यू उसने कंसिडर करा स्प्लिटिंग करने के लिए। ठीक, जैसे आपका जिनी इम्प्यूरिटी जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स देर इज नथिंग लेफ्ट मोर टू स्प्लिट द डेटा। ठीक, तो जब तक आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स यदि हैं, तो स्प्लिटिंग परफॉर्म होता रहेगा। डिपेंड्स कि आपने कोई डेप्थ तो डिफाइन नहीं करी है अपनी तरफ से। इफ़ यू हैव डिफाइंड अ डेप्थ फ्रॉम योर साइड, आपने दे दी, तो उतने ही लेवल तक या उतने ही डेप्थ तक ट्री एक्सप्लोर होगा, उसके बाद वो एक्सप्लोर नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट डिफाइनिंग एनी डेप्थ तो भाई उसके पास पूरा राइट्स है कि वो एक्सप्लोर करे। इस बीच में वो ऐसे भी लेवल्स तक जाएगा, ऐसे भी ब्रांचेस एक्सप्लोर करेगा जहां से मुझे कोई रेलेवेंट आउटकम ना मिले, तो प्रूनिंग वाली टेक्निक होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पहले, तो वो चीज़ जो है अप्लाई होगी। ठीक, कोई कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना एंड ब्रांचेस एक्सप्लोर करना, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रूनिंग के केस में आ जाएगा। ठीक है, और उनको रिमूव किया जाएगा। ओके, तो ट्री का ये काम है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, ट्री के लिए क्या आपको चाहिए, ठीक है, अजम्पशंस क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आपको डिसीजन ट्री लगाना है, कोई जरूरत नहीं है डेटा को स्केल करने की। ठीक, जो एसवीएम में करा था, नो नीड टू स्केल द डेटा, जैसा है वैसा ही पुटअप करिए। ठीक, हाँ, कोरिलेशन, कोलिनियरिटी, आउटलायर, डेटा का पूरा फिल होना, ये कुछ चीजें हैं जो आवश्यक हैं। बस इतनी सी बात है। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ऑल राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोसीड अहेड विद द डिसीजन ट्री। ठीक, नाउ आज की क्लास में मुझे एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस और करना है। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का ये न्यूमेरिकल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ डेटा सेट। ओके, एक बार और वो उसकी वर्किंग समझ लें डिसीजन ट्री की, तो हमें क्लैरिटी आ जाएगा। सो आई एम हैविंग अ डेटा सेट, फीचर्स आप देख रहे हैं, एज, ओके, देन लाइक डॉग्स, लाइक्स ग्रेविटी, गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ऐसा करके मेरे पास डेटा है। ठीक, इसमें आप एज न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूस इन नेचर है। बाकी लाइक्स डॉग्स ये जो है डिस्क्रीट है, लाइक्स ग्रेविटी ये भी डिस्क्रीट है, गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रोनॉट ये भी डिस्क्रीट है। ठीक है, तो इस डेटा सेट देखने पर ये लग रहा है कि ये मेरा टारगेट हो सकता है, लाइक्स टू बी एन गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट और नॉट। ठीक है, फाइन। अब डेटा में हम ज़्यादा ध्यान दें कि एज दे रखी है, लाइक्स डॉग्स, तो किसी मतलब कोई पर्टिकुलर एज का बंदा, उसको डॉग्स पसंद है या नहीं, उसको ग्रेविटी पसंद है कि नहीं, एस्ट्रोनॉट बनने की बात कर रहा। तो यदि कोई बंदा है ग्रेविटी या उसको सोलार, या हम कहें
कि एस्ट्रोनॉमी से यदि उसको पसंद है तो एस्ट्रोनॉट वाली बात आ रही है। ये डॉग वाला मैटर कहाँ से आ गया? ठीक है, ये एक ऐसा फीचर है कि इफ एनीवन लाइक डॉग, तो उसका एस्ट्रोनॉट गोइंग टू बी एस्ट्रोनॉट से क्या लेना देना? लेकिन हाँ भैया, डेटा सेट तो है। हम तभी कहते हैं कि डेटा सेट में कई फीचर हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि सारे ही फीचर इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी टेक्निक लगा के उनको रिमूव करते हैं कि भाई देख लीजिए इसमें कौन सा रिलेवेंट फीचर्स हैं, वो फीचर्स आर रिलेवेंट फॉर अस, जो टारगेट से अच्छे करस्पॉन्डेंस में हो और आपस में उनका कोई रिलेशनशिप ना हो, सब इंडिपेंडेंट हो, टारगेट के साथ बस अच्छे रिलेशन में हो। तो यहाँ मुझे देख के लग रहा है एज इज वन ऑफ द मैटर जो कि मेरे टारगेट से अच्छा कोरिलेशन में हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट की एज भी मायने रखती है। और उनको यदि ग्रेविटी पसंद है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी उनको एक मौका देगा कि आप एस्ट्रोनॉट के लिए जाइए। उनको डॉग पसंद है या नहीं है, तो ऐसे तो कई लोग हैं जिन्हें डॉग पसंद है, क्या वो एस्ट्रोनॉट वाली कोई बात या कोई फीलिंग आ रही है उन्हें? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी डेटा सेट तो दिया है। और जब कभी भी मैं प्रोजेक्ट करवाता रहा हूँ, आपको पहले ये फीचर्स ही समझाता हूँ कि देखिए इनका मीनिंग क्या है। ठीक, तो कुछ हम अपना इस डेटा से समझ पाए हैं। लेट्स प्रोसीड अहेड। क्या कहा गया? सो ये एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है और हमें प्रिडिक्ट करना है कि पर्सन एस्ट्रोनॉट होगा या नहीं होगा, गोइंग टू बी, यानी आपको टारगेट दे दिया उसने, डिपेंडिंग ऑन द एज, वेदर दे लाइक डॉग्स एंड वेदर दे लाइक ग्रेविटी और नॉट। तो हमें डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का यूज करना है, और यहाँ पर उन्होंने बना के बता भी दी। ऐसा, ये ऐसी बनेगी डिसीजन ट्री। ठीक है, लाइक्स ग्रेविटी ट्रू फॉल्स, लाइक्स डॉग्स ट्रू फॉल्स, एज लेस देन एन यस एंड नो करके ऐसा उन्होंने बना दिया है। ठीक है, ऐसी कुछ डिसीजन ट्री बनेगी। ठीक है, तो कैसे आएगी ये वाली डिसीजन ट्री? ओके, वी कैन फॉलो द पाथ टू कम अप अ डिसीजन। कि डिसीजन निकालना है तो एक पाथ तो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी ए पर्सन हु डजंट लाइक ग्रेविटी इज नॉट गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट independent of the other feature. On the other side, we can also see that the person who likes the gravity, likes the dog, is going to be an astronaut independent of the age. ठीक है, ये ऐसे कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर किसी को ग्रेविटी पसंद है, उनको डॉग्स भी पसंद है, तो वो एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं। यहाँ एज वाला कोई मैटर नहीं है, देख लीजिए। ये इस बात को जब आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ एज वेज वाला मैटर, एज आई ही नहीं, और वो भाई वो एस्ट्रोनॉट बन गया। यस, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी को ग्रेविटी पसंद है लेकिन उन्हें डॉग पसंद नहीं है। अभी भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर वो एज पे गया, एज इनकी 40 से कम है, तो जाकर वो एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, नहीं तो एस्ट्रोनॉट नहीं बन रहे हैं। तो मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि लाइक डॉग्स यदि नहीं है तो एज पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। ओके, so this is also one of the criteria. So following the path of the decision tree is helping us in understanding which is dependent on what. So that's why I brought this simple example कि भाई पता तो चले, प्रीवियसली भी हमने एग्जाम्पल करे हैं, क्या जितना भी पॉसिबल फ्रॉम माई एंड टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट। मैंने कल क्या समझा दिया था? कल की क्लास में आई एक्सप्लेन कि मैथ्स एंड कॉन्सेप्ट फोकस करिएगा आप। ठीक, डेटा साइंस से क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है, वो अल्गोरिथम है, वो तो अपना काम करेंगे। हम तो ह्यूमंस है ना, हम पहले अपनी इंफॉर्मेशन तो निकाल लें, बाद में देखेंगे एआई क्या कर रहा है। ठीक, ये समझ में आया? ऐसा। नाउ समवन हु डजंट लाइक ग्रेविटी, तो भाई उसका तो कोई लेना देने नहीं है, वो तो बन ही नहीं पाएगा। जिसको ग्रेविटी पसंद नहीं है, तो वाई उसको एस्ट्रोनॉट का है बना रहे हो? चांस ही नहीं। नो, सो इट डजंट डिपेंड अपॉन नाइदर द एज नाइदर द डॉग, को लेने देना नहीं। ठीक, तो ऐसे करके कुछ बातें हुई। ओके, सो आई विल बी हैविंग द रूट नोड एंड दिस, ये वी वेरी वेल नो अबाउट दिस टर्म्स। दिस इज द रूट नोड,
where you are going to get the result, that is the leaf. Okay, the result where is achieved, that is considered to be as a leaf. Okay, so this is the leaf. Then further I am having the internal nodes, further exploration has been taken place, and these are the leaves again. So at the leaf node we are getting the results. Okay, it's an illustration of decision tree. Fine. Now we can also observe that a decision tree allows us to mix up the data types. We are having numerical, that is the age, and we can have a categorical data also. So in this particular data sheet, though they have mentioned 0 and 1, you can make it as true or false. Likes, dogs, 0 means no or false, 1 means true. This is what you can do. Okay, so you can write like this. So ये कैटेगरिकल में कन्वर्ट हो गया, और टारगेट 0 1 रख लो. यदि ये भी ट्रू फॉल्स ही होगा तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बाय एनकोडिंग. है ना, आप इसकी मैपिंग कर सकते हो, एनकोडिंग कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 0 and 1. तो करना ही पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाट वी कैन डू. करना ही पड़ेगा. फाइन. देन ओनली वी कैन पुट दिस थिंग इनटू द मॉडल. ओके, कोई बात नहीं. अभी उन्होंने ट्रू फॉल्स करके ये बना दिया, एक इलस्ट्रेशन दे दिया. फाइन. नाउ टू क्रिएट अ डिसीजन ट्री, व्हाट आई हैव बीन टीचिंग यू हाउ टू क्रिएट अ डिसीजन ट्री. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. यू वेरी वेल नो कि सर क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया है जिनी अप्लाई करेंगे. जिनी है, एंट्रोपी है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई एज अ क्राइटेरिया फॉर द स्प्लिटिंग. ओके, आई ऑल्सो टॉट दैट यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी फीचर सेपरेटली विद द टारगेट. So you have to consider age with the target. You have to consider likes, dogs with the target, and you have to consider gravity with the target. है ना, इंडिविजुअल करना है. ओके, उनकी टेबल बनानी है, उनका जीनी स्कोर निकालना है, उनका वेटेड एवरेज निकालना है. ये आपको काम करना पड़ेगा. है ना, वो वेदर डेटा से समझ जाइए आप. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द क्रिएशन ऑफ अ डिसीजन ट्री, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा. तो डिसीजन लेना पड़े, डिसीजन ट्री है ये. तो किसी डिसीजन के बेसिस पर ही तो स्प्लिट हुआ ना, किसी कंडीशन पे, क्राइटेरिया पे स्प्लिट होता है तो डिसीजन ट्री. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द वे टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू टू, D1 एंड D2. कुछ तो तरीका निकालो आप करने के लिए. तो वो जिनी है, या एंट्रोपी, या इंफॉर्मेशन गेन है. ठीक. जिनी इंप्यूरिटी की बात करें तो ये होती है, और आपको ये फॉर्मूला जिनी का 1 माइनस समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर. ठीक है, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, so with D1 and the D2 as a subsets, these are the probability of the sample belonging to the class. Okay, and we are having C as a number of classes. जिसकी जिन impurity कम, higher is the homogeneity. तो impurity कम यानी data homogeneous. Heterogeneous means we are having different classes. Homogeneous means we are having a same class. तो impurity वो heterogeneous को ही बोलता है, और उसी को unstability बोलता है. जिसमें होमोजीनिटी, होमोजीनियस, वो स्टेबल है, उसमें जिन इंप्योरिटी कम हो जाएगी. ठीक. सो जिन इंप्योरिटी फॉर द पियर नोड इज 0. ये तो बात ही खत्म हो गई. जो फुल्ली होमोजीनियस है वो तो उसकी जिन इंप्योरिटी 0. एंड टू स्प्लिट अ डिसीजन ट्री जिन इंप्योरिटी द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड. क्या करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड. ओके, फॉर ईच पॉसिबल स्प्लिट कैलकुलेट द जिनी इंप्योरिटी ऑफ ईच क्लास, ईच चाइल्ड नोड. हर एक नोड की इंप्योरिटी कैलकुलेट. ये तो बोला था मैंने. Consider the node, consider the feature with the target. Okay, calculate the Gini impurity and then find the weighted average. And then select which is having the lowest Gini impurity, split कर दो. अब भाई इसने तो अंग्रेजी में 3 लाइनें लिख दी, और इसकी जो 3 लाइनें हैं ना वो अपन वेदर डेटा सेट में निपटा चुके हैं. ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन टू टेल मोर थिंग्स रिलेटेड टू व्हाट वी डिड. Okay, so here I am sharing my entire screen. Okay, and it said some steps that how to apply Gini impurity. So in our current data set we are having, yeah, we are having these things. Okay, what? Okay, the first thing is the age, second thing is your dogs, likes dogs, third one is the gravity, and the fourth one is astronaut. So what you have to do, you have to consider age and
एज एंड एस्ट्रोनॉट. ओके, गोइंग टू बी एस्ट्रोनॉट, ये आपको पहले लेना है. 0 and 1, ये आपको पहला कंसिडरेशन करना पड़ेगा. ठीक है. फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाट, लाइक डॉग्स. एंड अगेन 0 and 1 गोइंग टू बी एस्ट्रोनॉट और नॉट. तो ऐसे लाइक डॉग्स में यदि हमने कहा ट्रू, लाइक्स डॉग्स में कहा ट्रू, दे लाइक द डॉग्स, उसमें कितने एस्ट्रोनॉट के हैं नहीं बनना चाहते, एंड कितने एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ देम वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड हाउ मेनी ऑफ देम डजंट वांट्स टू बिकम द एस्ट्रोनॉट. यू हैव टू इंटर द वैल्यूज. ठीक है. एंड हु डजंट लाइक्स द डॉग्स, फॉर एग्जांपल फॉल्स है. तो ऐसे कितने हैं उनमें से जो एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते एंड जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं. ठीक है. यही काम आपने वेदर डेटा पे करा था. सेम स्टफ. फिर अलग टेबल एक और बनेगा, दैट इज रिलेटेड टू योर लाइक ग्रेविटी. ओके, सो टेक द ग्रेविटी हियर. ग्रेविटी ले लीजिए. अगेन 0 and 1. तो दोज हु लाइक्स द ग्रेविटी, यस और ट्रू, उसमें कितने हैं जो एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते एंड जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं. एंड दोज हु डजंट लाइक्स द ग्रेविटी, फॉल्स, उसमें कितने हैं जो बनना चाहते हैं, कितने हैं जो नहीं बनना चाहते. ऐसा आपको टेबल बनाना, सबका जीनी निकालना है. जीनी इंप्यूरिटी यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, दिस ऑल्सो जीनी एंड दिस ऑल्सो जीनी. सबका जीनी निकालो. जिस भी फीचर का जीनी कम आ रहा है यू हैव टू कंसिडर दैट. अब देखो क्या करा था उसने. ओके, ये स्टेप्स लिखिए. सो रिपीट द स्टेप 1 2 3 टिल नो फर्दर स्प्लिट इज पॉसिबल. करते चले जाओ इसको. कोई आपने बाउंडेशन नहीं दिया है. देयर इज नो हाइपर पैरामीटर यू हैव मेंशन. डेप्थ कोई मेंशन नहीं करा आपने. सो जस्ट कंटिन्यू. Okay, doing this thing. So decision tree with two binary features. Okay, first example is decision tree with the two binary features. That means हम gravity और dogs को consider करेंगे. ठीक है. Let us consider gravity and the dogs. So the first thing we have to decide which feature is going to be a root node. Gravity वाला होगा या dog वाला होगा. इन दोनों में से root node कौन सा होगा. Let's first consider the nodes which are categorical in nature, है ना, उनको consider करते हैं. So we do that by predicting the target only with the features and use the features to find which is having the lowest. यही मैंने बोला था ना कि फीचर ले लो और टारगेट ले लो, दोनों को ले लो. यूज द फीचर एंड यूज द टारगेट एंड मेक द टेबल लाइक दिस. ओके, एंड कैलकुलेट द जीनी इंप्यूरिटी विच इज लेस. तो करा है उन्होंने, ये देखिए ऐसे करा उन्होंने. लाइक्स ग्रेविटी. ओके, ट्रू यानी दोज हु वांट टू बिकम द एस्ट्रोनॉट, फॉल्स हु डोंट वांट टू बिकम द एस्ट्रोनॉट. ठीक है, उसमें यस 5 आ रहा है, नो 1 आ रहा है. जिनी इंप्यूरिटी 0.28 है और यहां पर यस 0 आ रहा है, नो 4 आ रहा है. यह जिनी 0 है, ये जिनी 0 है, ये तो भाई प्योर हो गया, प्यूरिटी हो गई. यानी जिनको ग्रेविटी पसंद नहीं है वो तो कभी किसी सूरत में एस्ट्रोनॉट नहीं बनेंगे. ये बात तय हो गई. फिर चलो, लाइक्स डॉग्स. नाउ लाइक्स डॉग्स हु वांट्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट, यस में 4 है, नो में 1 है. जीनी इज 0.32. ओके, हु doesn't like the dogs but want to become astronaut and doesn't want to become the astronaut, ये है. और ये इसकी जिनी इंप्यूरिटी ये भी 0.32 आई है. ठीक है, ऐसा आपके सामने जिनी इंप्यूरिटी आई है. ओके, नाउ जिनी इंप्यूरिटी फॉर दीज ट्रीज. केस नंबर 1, डेटा सेट जैसे उन्होंने लिया 1 - 5/5 + 1 का स्क्वायर 1/1 + 5 का स्क्वायर 0.28. ठीक है, ये 0.28 आई थी इस केस के लिए. ऐसी तो निकलती है 5/6 1/6, है ना. प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं यस की और नो की. ये करा इसने. डेटा सेट 2 की ये वाली जिनी आ रही है. ठीक, इसकी वेटेड निकालो भाई. व्हाट इज द वेटेड. वेटेड आ रही है 0.168. तो ये वेदर वाला जो अपन ने काम कर रखा है ना, ये वही है भाई, उसी का भाई है ये डेटा सेट. ठीक है, दिस इज 0.168. ये आपकी जिनी इंप्यूरिटी. ओके, वेटेड एवरेज वाली. फिर नाउ कंसिडर द केस नंबर 2 एंड कंसिडर दिस डेटा. कंसिडर दिस वन, लाइक्स डॉग्स वाला. ठीक है, इसका भी निकालिए जिनी इंप्यूरिटी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 और 1/5. ओके, ये देख लीजिए 4/5 1/5 0.32 आ रही है जिनी इंप्यूरिटी फॉर डेटा सेट 1. दूसरे वाले की आ रही है 0.32. वेटेड एवरेज निकालो.
ठीक है, 5/10 एंड 5, ये कैसे वेटेड एवरेज आ रहा है ये भी आपको पता है, ठीक है, दिस ऑल्सो यू वेरी वेल नो, ओके, हाउ द वेटेड एवरेज इज कमिंग, ओके, ये कितना होगा, 4+1 5, 4+1 5, दोनों का सम 10, तो 5/10 एंड 5/10, वो याद, मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग सब अपलोडेड है, शेयर कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इफ यू अटेंड लाइव ना, यू वेरी वेल नो अबाउट दीज थिंग्स, okay, please be attentive and just follow up each and every day classes live, okay. So this is how we can do the weighted average. Everything has been listed previously, I explained, and it's available in the recordings also, okay. ये आ गया weighted average, okay. And now we will know the weighted average of this one is less, that is 0.168, and this is 0.32, this is more. So which node I need to select? Obviously, case number one, this node I'm going to select, likes gravity, okay. ये बात क्लियर हो गई, फाइन. So the first case is having the lower Gini impurity, so select it, select भी कर लिया उसको, ये रहा, likes gravity. फिर true में likes dogs, false में no, ठीक है. फिर likes dogs में true में yes and false में no, obviously ये तो है, ठीक. The one who likes the dogs and the one who doesn't likes the dogs, इस तरीके से आया है, ठीक. तो मैंने इसको सिलेक्ट करा क्योंकि जिनी इंप्यूरिटी कम था, ओके. तो ट्रू एंड फॉल्स के करस्पॉन्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ओके. फिर सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में न्यूमेरिकल वेरिएबल को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, आई नीड टू ऐड अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, okay. So until now we considered only a subset of our data, that is the categorical. Now we will add the numerical variable also, and the criteria for splitting is the same. तो मैं बहुत पहले से चिल्लाते आ रहा हूं कि भले ही तुम्हारा डेटा सेट में categorical is also there, numerical is also there, but the overall problem is classification. तो भाई न्यूमेरिकल को भी, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, एज इज कंटिन्यूअस इन नेचर, उसको भी स्प्लिट करने के लिए जिनी ही लगेगा. वी ऑलरेडी नो द जिनी, ठीक है. So the criteria for the splitting will still remains the same because it's a classification problem. That's what we expect. यही लगना चाहिए, ओके. तो क्या होगा, इसका जिनी लगाने में फिर थोड़ा सा अप्रोच क्या कर रहा है वो, कि असेंडिंग ऑर्डर में करिए आप इसको, सॉर्ट इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर. फिर मीन निकालिए नेबरिंग वैल्यूज का, दैट्स व्हाट वी डिड, ओके. तो एज को पहले असेंडिंग में कन्वर्ट करिएगा, और फिर जो है ना मीन ऑफ द नेबरिंग, यानी पहले दो वैल्यूज का मीन, फिर इसका और इसका मीन, सो फर्स्ट एंड सेकंड का मीन, फिर सेकंड एंड थर्ड का मीन, थर्ड एंड फोर्थ का मीन, फोर्थ एंड फिफ्थ का मीन. वो कह रहा है नेबरिंग वैल्यूज का मीन निकालो, कैलकुलेट द जिनी इंप्यूरिटी फॉर ऑल दो स्प्लिट्स फॉर ईच ऑफ द मीन्स, okay, for each of the calculate the Gini impurity for each of the means. यानी कि अगेन दिस इज अवर डेटा, वो बता रहा है, देखो ये आपका डेटा है, ठीक है, दिस इज अवर डेटा. इसने इसको असेंडिंग में बदल दिया, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है, ठीक. 24 और 30 का मीन 27, 30 और 36 का मीन 33, 36 और 36 का मीन 36, 36 और 42 का मीन 39 एंड सो ऑन. ये मीन निकाल दी उसने, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर. स्टेप नंबर 1 इज क्लियर, ओके. देन द डेटा इज सॉर्टेड, लेफ्ट हैंड साइड पर मीन निकाल दिए. नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्प्लिट्स, क्या क्या पॉसिबल स्प्लिट्स हैं. इफ द एज इज लेस देन 27, पहला वाला क्या, ये देखो, इफ द एज इज लेस देन 27, सो एक पार्ट ये हो गया विच इज लेस देन 27, और एक पार्ट ये पूरा हो गया विच इज मोर देन 27, ठीक है. आप याद करिएगा, रिग्रेशन में भी यही खेल खेला था हमने, दिस विल बी पार्ट ए एंड दिस विल बी पार्ट बी. तो हर एक पर वो काम करेगा ना ये. इफ द एज इज लेस देन 27, तो एक वो 24 वाला हो गया, ये देखो, ये देखो 24 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है. अब 24 वाले में देखो,
24 वाले में 0 है, यानी फॉल्स है, नॉट गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये नो, नॉट गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, यस तो उसमें है ही नहीं, नो है और वो भी 1 है, तो जिनी 0 और जिनी इंप्यूरिटी 0.441। दूसरा वाला देखो, ग्रेटर देन 27, वो ये वाला पोर्शन में आया। ठीक है, यहां पर 5 ईयर्स है, 4 नो है। देख लो आप, इस पूरे में, इस पूरे डेटा में 5 ईयर्स है, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है, एंड 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी 4 नो है। वही तो लिखा है इसने, ये देखो, 5 ईयर्स एंड 4 नो, ऐसा लिखा। अब भैया इसका जीनी निकालो, जीनी निकाल भी दिया उसने, इसका 0, इसका 0.4 है, वेटेड आ रहा है 0.441, ये वेटेड आ रहा है। ठीक है, ये निकाल के रख दिया उसने, डन। अब वो क्या करेगा, केस अगला, अब एक काम करेगा वो, नाउ इसको पकड़ो 33 वाले को, और बोलो कि नाउ यू कैन स्प्लिट द डेटा इनटू 2 पार्ट्स अगेन। तो 33 बिलो 33 ये रहा, मोर देन 33 नीचे वाला रहा, तो अब पार्ट ए इतना है और पार्ट बी इतना है। ठीक है, ये हो गया। अब जब आप पार्ट ए की बात करोगे, उसमें 24 एंड 30 ये आ गया, लेस देन 33 हो गया। इसमें एक 0 है और एक 1 है, 1 इज ट्रू 1 इज फॉल्स। ओके, देख लो, ये रहो, ए इज लेस देन 33, 1 यस एंड 1 नो। ठीक है, जिनी आया 0.5, और जो वेटेड एवरेज आया है वो है 0.5 ओवरऑल। अच्छा, वो देखेंगे बाद में, अभी दूसरा वाला भी तो कंसिडर करो, ये 4 यस एंड 4 नो, दूसरा वाला पार्ट जहां एज ग्रेटर देन 33 है। ठीक है, उसमें उसमें ये आया यस एंड नो, 4 4 आया, जिनी 0.5 आया है, ओवरऑल वेटेड आ रहा है जिनी 0.5, जो कि प्रीवियस वाले से ज्यादा है। द प्रीवियस वन वाज 0.441, दिस वन इज 0.5, इट इज मोर जिनी देन द प्रीवियस वन। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और बढ़ते हैं, चलो। अब अगला क्या आ रहा है, एवरेज मीन 36, द मीन इज 36 नाउ। अब 36 आ रहा है, तो लेस देन 36, मोर देन 36, तो यार लेस देन 36 में तो ये पूरे हैं, देखिए कंसिडर करें, ये तो ये भी 36 है, तो क्या पता इक्वल टू 36 ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो ग्रेटर देन 36 में आएंगे ये बचा हुआ। देख लो क्या करा उन्होंने, व्हाट डिड इट। ओके, तो यहां देखो, लेस देन 36, तो लेस देन 36 में उन्होंने सिर्फ इतना ही लिया, कौन सा, व्हाट, 24 एंड 30, लेस देन 36। ग्रेटर देन 36 में उन्होंने वापस से ये पूरा डेटा सेट उठा लिया जो कि पहले आया था ऊपर। सो आई गेस द थिंग्स आर स्टिल द सेम, 0.5। ठीक है, ये आया। फिर लेस देन 39, तो ये सब क्या है, 39 30, ये सब मीन है। एक एक मीन को पकड़ो, तो डिसीजन ट्री अंदर ये काम करता है, और ऐसे टुकड़ों में करता है, और फिर देखता है किस टुकड़े में कितने यस आ रहे हैं, कितने नो आ रहे हैं। दैट्स व्हाट इट डू। ठीक है, फिर हर जगह ये देखो, ये भी जी नहीं निकाला, 0.5 आया, आगे भी ये करा, ये 0.48 आया, 0.5 आया। ठीक है, तो सारे एवरेज निकाल दिए उसने, यहां पर 0.441 आया, यहां पर 0.475 आया, यहां पर 0.475। सबसे छोटा जिनी किस में आ रहा है, 0.441, ये सबसे छोटा जिनी आ रहा है, ये भी आ रहा है 0.441। दोनों जिनी जो हैं वो सबसे छोटे आ रहे हैं इनके, जहां एज लेस देन 49 है, एंड जहां पर एज लेस देन 27 है, इन पर जिनी दोनों छोटे आ रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्या करा उसने, देखते हैं। पॉसिबल स्प्लिट्स फॉर द एज जो भी थे वो हमने बता दिए, ये सब पॉसिबल स्प्लिट्स थे। This is what decision tree is going to do. We can see that the Gini impurity for all the possible ages split is higher than the one for likes gravity and likes torques. देखिए लाइक्स ग्रेविटी का क्या था, लाइक्स ग्रेविटी का जो जिनी था वेटेड, वो 0.28 और 0 ये था लाइक्स ग्रेविटी का, और लाइक्स डॉग्स का जो जिनी था वो भी कम ही होगा, तो एज का ज्यादा है। वट एवर बी द स्कोर्स यू कैलकुलेटेड फॉर द एज ना, जिनी इंप्योरिटी वेटेड, वो
लाइक्स डॉग्स एंड लाइक्स ग्रेविटी दोनों से ज्यादा है, तो मतलब एज को तो मैं रूट नोड कंसिडर कर ही नहीं सकता था, ग्रेविटी को ही करना है मेरे को। ग्रेविटी इज बीन कंसिडर्ड एज अ रूट नोड, ये बना भी दी उन्होंने। और ये देखिए, ठीक, नाउ द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ अ ट्री लाइक्स ग्रेविटी इज विल बी द रूट नोड। तो ग्रेविटी भैया मेरी रूट नोड हो गई। ठीक है, ग्रेविटी मेरी रूट नोड हो गई, इसका जीनी इंप्यूरिटी सबसे कम है। ठीक है, ये रहा जीनी इंप्यूरिटी सबसे कम। ऑलराइट, इसको हमने रूट नोड मान लिया, बात खत्म हुई। अब मेरे पास डॉग्स हैं और एस्ट्रोनॉट है और एज है, इतना बचा मेरे पास। तो इस वाले सेगमेंट की बात करूं मैं, यदि इस वाला सेगमेंट कौन सा, 5 यस एंड 1 नो वाला, ये पोर्शन है, 5 यस एंड 1 नो वाला ये पोर्शन है। इसकी फर्दर स्प्लिटिंग करो अब आप, जैसे करते थे। ओके, इसकी फर्दर स्प्लिटिंग करिए। सो द सबसेट डेटा सेट 2 इज ऑलरेडी प्योर, ये तो ऑलरेडी प्योर है, यहां पर नीचे कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज यस तो 0 है, नो 4 है, तो ये तो ऑलरेडी प्योर है, प्योर है। इसका तो जिनी 0 आ गया, तो इसका तो फर्दर स्प्लिटिंग होगा नहीं। अब जो भी स्प्लिटिंग होगा वो इधर ही होगा, बिकॉज इट इज इम्प्योर। यहाँ 5 यस एंड 1 नो है, सो देयर इज इम्प्यूरिटी प्रेजेंट। इसका स्प्लिटिंग मेरे को करना है। ऑलराइट, ठीक है। सो द डेटा सेट 2 ये रहा, इसको करेंगे अपन। वो प्योर था तो छोड़िए उसे, और डेटा सेट 1 को आप करिए, इम्प्योर था उसकी फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे। सो द जिन इम्प्योरिटी फॉर ईच फीचर लाइक डॉग्स एंड एज, इसके लिए निकालो अब आप। ये देखिए, लाइक्स डॉग्स, जिसको डॉग पसंद है, ठीक है, उसमें आप देखो कि यस कितने आ रहे हैं, नो कितने आ रहे हैं। जिनको नहीं पसंद है उसमें यस कितने आ रहे हैं, नो कितने आ रहे हैं। ये देखो आप, ये लाइक्स डॉग्स का क्राइटेरिया था सिर्फ, दिस इज फॉर द लाइक्स डॉग्स। और बाकी सिर्फ बचा हुआ एज है, अगेन लेस देन 33, लेस देन 40, लेस देन 45। अब ये जो एज आई है लेस देन 33, भाई देखो क्या है। अब ये बचे हुए ना, तो यार इनका एवरेज करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 30 एंड 36? 33। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 36 एंड 44? हाउ मच इट इज? ये देखो 40। देन तो इनका एवरेज करो आप। ठीक है, 36 एंड 44 कितना हो जाएगा? 80। तो एवरेज आया 40। 44 और 47 का कितना आया? हाउ मच इट इज? 91। तो 45.5 एवरेज आया। 47 एंड 47 का कितना आया? 47। 47 और 51 का कितना आया? दैट इज 98, तो 49। अब लेस देन 33, लेस देन दिस 40, लेस देन 45.5, और ये ऐसे करके आप स्प्लिटिंग करोगे। ये बनाई उसने, ये देखो, लेस देन 33 कितने यस आ रहे हैं, कितने नो आ रहे हैं, और ग्रेटर देन 33 कितने यस आ रहे हैं, कितने नो आ रहे हैं। वही सबकी जीनी इंप्यूरिटी निकालिए। ठीक, कैलकुलेट द कंप्लीट जीनी इंप्यूरिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन, निकालिए। और आप देख लो किसकी कम, सबसे कम आ रही है। अब आपने एज की सबकी जीनी इंप्यूरिटी निकाली, और लाइक्स डॉग्स की ऑल्सो यू कैलकुलेट जीनी इंप्यूरिटी। लाइक्स डॉग्स की इंप्यूरिटी सबसे कम है, 0.16। बाकी एज के जितने भी हैं सबकी जीनी इंप्यूरिटी ज्यादा है, 0.16 से। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दम एज द एज। लाइक्स डॉग्स विल बी योर नेक्स्ट नोड, यही होगा। तो भाई आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, जिन इंप्यूरिटी भाई सबकी पहले निकालो, जिस फीचर की सबसे कम आ रही है उसको रूट नोड मानो, ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो लाइक स्टॉक्स मुझे अगला नोड मिल गया, फिर फर्दर स्प्लिटिंग करूंगा मैं। ओके, यहाँ पर मुझे सारे यस मिल गए, तो अब कुछ मैटर बचा नहीं करने के लिए। यहाँ पर मुझे लेस देन 40.5, यहाँ पर अभी भी इंप्यूरिटी है 40.5 पे, फर्दर स्प्लिट करूंगा। ठीक है, ये मेरी फाइनल डिसीजन ट्री। ये 40.5 पर जाकर वो स्प्लिटिंग विल बी ओवर। ठीक है, स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगा, वहां नहीं मिलेगा, और ये मेरे को फाइनल डिसीजन ट्री मिल जाएगा। ये रिजल्ट है। ओके, दिस इज द रिजल्ट। ऐसे काम करता है डिसीजन ट्री, जो आप कल प्लॉट बना रहे थे, प्लॉट ट्री करके। ओके, I thought that let's bring one more example, one more simple example apart from the weather data to make you understand that how the decision tree works.
and the complete picture is based upon the gene impurity. You calculate the impurity, the one which is having the less impurity, consider it as a node, then further split. ये काम करता है इंटरनली. तो इस विजुअलाइजेशन से हम समझ पा रहे हैं. ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं एमएल मॉडल के क्या हाल. सेम थिंग विल बी डन एट द रिग्रेशन ऑल्सो, ओनली द फैक्टर्स, वहां पर जीनी नहीं आएगा, एमएससी आएगा, मीन स्क्वायर एरर आएगा. ओके, उसका भी मैं बता चुका हूं आपको वर्किंग. ये एक नया एग्जाम्पल मुझे लगा कि न्यूमेरिकल करना चाहिए, तो आई गेस बता दिया मैंने आपको. ठीक है. So this is something which I want to talk about the decision trees. We invested a lot of time in the decision tree only. This algorithm करा हमने, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ. ठीक है, हर एक algorithm को काफ़ी मतलब न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली, कोडिंग वाइज, ठीक है, सब पूरा हमने देखा. तो आप डिसीजन ट्री को ऐसे देख कर पाते हैं. सो नाउ डिसीजन ट्री के जो ड्रॉबैक थे, ठीक है, दैट इज कि वो ओवरफिटेड मॉडल होता है. ओके, एंड बिकॉज आप देखेंगे ओवरफिटेड मॉडल, तो ये सबसे ऊपर वाला क्राइटेरिया है डिसेंट्री के. कुछ और भी आपके ड्रॉबैक जो है वो होते हैं डिसेंट्री को लेकर. ठीक, हम अगली एल्गोरिथम पर आते हैं, इस इश्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो अगली जो हमारी एल्गोरिथम है वो असेंबल टेक्निक है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज असेंबल टेक्निक. अनसेंबल टेक्निक बोलते हैं इसे. ठीक है, हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो, वो बच्चे बोलते हैं अनसेंबल, अनसेंबल टेक्निक. यानी बोल रहे हैं कि सर डिसीजन ट्री पढ़ के मजा आ गया, ऐसा है. डिसीजन ट्री यानी कि ये एक ऐसी चीज है ट्री जिसको मैं कंबाइन कर सकता हूं. आई कैन कंबाइन इट टू मेक अ फॉरेस्ट, क्योंकि ट्री है और ट्री से मिलकर फॉरेस्ट बनते हैं. हाँ, मैं लीनियर रिग्रेशन को कंबाइन करूं तो सर मजा नहीं है, लॉजिस्टिक को करूं तो सर मजा नहीं है. एसवीएम तो वैसे ही धमाकेदार एल्गोरिदम है, इसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग है. ठीक है, तो सर यदि एसवीएम वाली मॉडल्स को यदि कंबाइन करके एक बड़ा मॉडल बनाओगे तो एसवीएम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व. Okay, so if you combine 10 SVM models and then you are expecting the result from the SVM model, then obviously you can imagine that how much time it will take. Okay, so the thing is कि आप डिसीजन ट्री सर हमें ऐसा लग रहा है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा. Okay, decision tree can be solved quicker. Okay, so we can make a forest. That means एक मॉडल बनाओ जो कि कई डिसीजन ट्रीज को, मेनी डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर ले. इट कैन कंबाइन. ओके, तो एक नया मॉडल बना दो जिसका नाम दो आप रैंडम फॉरेस्ट. तो भैया फॉरेस्ट ही क्यों काहे नहीं बोला, रैंडम रैंडम लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई फिर तुम्हें, फॉरेस्ट ही बोल देते, फॉरेस्ट मॉडल. तो रैंडम का भी कुछ ना कुछ तो होगा. ठीक है, तो नाम में भी है कुछ ना कुछ, नाम के पीछे भी कुछ ना कुछ है रीजन. सो तभी मैं बोलता हूं हमें नाम और काम दोनों पता होना चाहिए. कोई भी आता ना, नाम बताइए ये है, काम बताइए. ठीक है, तो नाम और काम दोनों बताइए. ठीक, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. हाँ, तो अभी ये समझ में आया कि सिंगल डिसीजन ट्री इट्स गोइंग टू गिव द रिजल्ट्स. ठीक है, आया, बट वो ओवरफिटेड था. तो हम ये कोशिश करें कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को यूज करें और सबसे रिजल्ट लें, और फिर बाद में जाके हम उनका वोटिंग वोटिंग करवा लें या उनका एवरेज करवा लें रिजल्ट्स का. ठीक, उसके बिहाफ में वी कैन गिव द आंसर. तो वोटिंग करवाओगे तो क्लासिफिकेशन, एवरेज करवाओगे तो रिग्रेशन, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम चाहे एक्जीबूस ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों करती हैं. ओके, तो हमारे पास शुरुआत हम करते हैं रैंडम फॉरेस्ट से, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम. ओके, फाइन. सो व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट? ये भी बड़ी पॉपुलर एल्गोरिदम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन करती है. ठीक है, ओके. इट इज बीन डेवलप्ड बाय लियो एंड एडली
इन्होंने करा था इसको, इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया। इट्स एन अनसेंबल टेक्निक यूजिंग मल्टीपल डिसीजन ट्री टू जनरेट द प्रेडिक्शंस फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन बोथ। ये हम काम कर सकते हैं। तो हम एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकालेंगे। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन वन ट्री, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन वन मॉडल, क्योंकि किसी एक से तो गलती हो सकती है, सबसे थोड़ी ना होगी गलती। ठीक है, ये बात है। तो अभी तक हम इंडिविजुअल मॉडल लेकर चल रहे थे, लीनियर रिग्रेशन इंडिविजुअल, लॉजिस्टिक इंडिविजुअल, डिसीजन ट्री इंडिविजुअल, एसवीएम इंडिविजुअल। हम बोल रहे हैं काम करो यार, आप इंडिविजुअल मत लो, मल्टीपल लो, असेंबल करो उन्हें। तो क्वेश्चन ये होता है, सर रैंडम फॉरेस्ट है, ट्री से ही बनेगा, असेंबलिंग तो हम किसी की कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, करो असेंबल। लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है, करो उसको असेंबल, बनाओ मॉडल आप अपना। 10 लीनियर रिग्रेशन के मॉडल ले लो, तो रिग्रेशन प्रिडिक्शन ही देगा ना वो, उनको एवरेज करना, वो आपका बन गया असेंबल मॉडल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का करिए, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है वो क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक, सिमिलरली सिमिलरली एसवीएम का करो। ठीक है भाई, बात यह है इजी कौन सा पड़ रहा है मेरे को यहां पे, जिसमें क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों हो रहे हैं। तो यदि मैं लीनियर रिग्रेशन लू तो सिर्फ रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लू तो ओनली मेरे पास क्लासिफिकेशन। ओके, सो द थिंग इज भाई, आई वॉन्ट टू हैव एन एल्गोरिथम विच कैन परफॉर्म बोथ। तभी मैंने डिसेंट्री उठाया, और एसवीएम तो दोनों ही करता था, लेकिन वो भाई भारी एल्गोरिदम है, तो उसको मैंने इग्नोर करा। वही मैं बोला यार रहने दे यार अभी। ठीक है, तो डिसेंट्री ले लिया, सो असेंबल टेक्निक। ठीक, तो भाई रैंडम फॉरेस्ट काफी पॉपुलर है, यूजर फ्रेंडली है, नेचर वाला नाम है ना इसका, फॉरेस्ट। नेचर से जिनको प्यार है उनके लिए फॉरेस्ट वाली एल्गोरिदम है। ठीक है, तो दिस एल्गोरिदम्स स्ट्रेंथ लाइज इन हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा एंड द ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग ही एक ऐसा था जो डिसीजन ट्री को बड़ा परेशान करता था। ओके, सो हमने बोला कि भाई आप रुको, हम कुछ और एल्गोरिदम निकालते हैं। ठीक है, फाइन। सो इट कैन हैंडल कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऑल्सो, कैटेगरिकल वेरिएबल्स ऑल्सो, सबको हैंडल कर लेगा, कोई इशू नहीं। और रैंडम फॉरेस्ट की रियल लाइफ एनालॉजी के बारे में बात करें अपन, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में रैंडम फॉरेस्ट का क्या मीनिंग है। तो भाई क्या है, ये एनालॉजी मेरे सामने लिखी गई है, मैं खुद ही बता देता हूं आपको। जैसे क्या हुआ कि अ स्टूडेंट नेम्ड एक्स वांट्स टू चूज अ कोर्स आफ्टर 10+2। तो यहाँ वो 10+2 क्यों, मैं तो बोलता हूँ 10th के बाद ही यदि उसको कोर्स चुनना है, क्योंकि 10+2 में तो फील्ड डिसाइड हो जाती है। मैथ्स लिया होगा तो इंजीनियरिंग करेगा, बायो लिया होगा तो डॉक्टर बनेगा, और कॉमर्स लिया होगा तो वो सीए सीएस पे जाएगा, पता ही है। ठीक है, आफ्टर 10th इफ समवन वांट्स टू चूज अ सब्जेक्ट, तो भाई बच्चा जो है वो पूछ रहा है अलग अलग लोगों से, इट इज टेकिंग अ सजेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो ही इज कंफ्यूज अबाउट द चॉइस ऑफ द कोर्स, वो क्या ले। ठीक है, ऑन हिज स्किल सेट, मतलब वो बताएगा लोगों को कि भाई मेरे को ये पसंद है। ठीक है, कंसल्ट कर रहा है, अपने कजिन से पूछ रहा है, अपने टीचरों से पूछ रहा है, पेरेंट्स से पूछ रहा है, डिग्री स्टूडेंट से पूछ रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल से पूछ रहा है कि दिस इज समथिंग आई एम एक्सपर्ट इन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आई कैन सिलेक्ट फॉर माय नेक्स्ट एजुकेशन, क्या कर सकता हूँ मैं। सो ही आस्क्ड टू वेरी क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि देखिए क्या है कि मैं 12th में या मतलब 11th में आके यदि मैथ्स ले लूँ तो क्या आगे मेरे को नौकरी मिलेगी। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, और बहुत सारे इंजीनियर निकलते हैं, लाखों इंजीनियर निकलते हैं हमारे देश में, क्या सबकी नौकरी लग रही है। यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा उनके क्या इनपुट है। सर, एनी इनपुट्स फ्रॉम योर साइड सर, क्या सजेस्ट करें, यहाँ फ्रेशर्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास यंग स्टूडेंट्स भी हैं। सो यस दिलीप सर,
आपके क्या यस इनपुट्स हैं? सर। यस सर, नौकरी सबको मिलती है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चा जो है थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ले, हम्म खूब हम्म से कॉन्सेप्ट, हम्म और किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना, आइदर हम्म, विंडोज लाइनेक्स पे कर रहा है, दैट इज मच बेटर। ओके। और थोड़ा सा एसक्यूएल अगर आता है तो इतना फ्रेशर लेवल की एंट्री के लिए बहुत अच्छा है। आज के टाइम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का टाइम है। हम्म। तो ये अगर बच्चा कोर्स कर रहा है, अगर उसे आता है कुछ एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंटेशन जैसे आप यहाँ शेयर कर रहे हैं, तो हम्म, 100% बच्चा अपने लेवल पे जॉब ले लेगा, उसे कैंपस प्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स, बीइंग ए फ्रेशर लेवल। सर यू आर फोकसिंग अपॉन द स्किल्स। यस यस, स्किल्स। स्किल्स, ओके, फाइन। ओके, हार्ड वर्किंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम्म। अब ये ओके। टेक्निक सर ऐसी हैं, इन पे आप रिसर्च डोमेन में भी जा सकते हैं, जो भी आप ये एल्गोरिथम डेटा सेट हम्म हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम्म हम्म, तो कोई भी डेटा सेट आप अपनी तरफ से डेवलप कर लें, या जो एग्जिस्टिंग है कैगल पे, अदर सोर्सेज पे, ओके उन डेटा सेट से लिख के अगर पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में, अच्छी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आरएनडी में जाने के बहुत अच्छे चांस हैं आज के टाइम में, ओके जो ओके पहले नहीं हुआ करता था, आज के टाइम ओपन है बच्चों के लिए। ओके ओके ओके। दैट मीन्स सर, अकॉर्डिंग टू यू रिसर्च पब्लिकेशंस आर इम्पोर्टेंट। हाँ, ओके, उससे एक बिकॉज स्कोप मिल जाए। हाँ, nowadays companies are looking for रिसर्च ओरिएंटेड कैंडिडेट्स, क्योंकि डेवलपमेंट का काम आज के टाइम इंडिया में बचा नहीं है, किसी को वेबसाइट हाँ नहीं बनवानी है ना सॉफ्टवेयर बनवाना है। हाँ हाँ हाँ। इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एआई बेस्ड चाहिए जो ऑटोनॉमस हो। ऑटोनॉमस है, वेरी गुड सर। ये यही तो सर मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ कि आप हार्डकोर ऑटो प्रोग्रामिंग या हार्डकोर इतनी क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास एआई टूल्स आ गए हैं एंड दे आर डेवलपिंग द कोड, दे आर जनरेटिंग द कंटेंट। सो आप इतना डेटा स्ट्रक्चर्स के पीछे भाग रहे हो, आप इतने लोगों को देख रहे हो कि यार हमारा यूट्यूब चैनल और ये हम दीदी हैं, हम भैया हैं, और तुम ये वाला लीड कोड कर लो, फलाना कोड कर लो, ढिकाना कोड कर लो। ठीक है, अब बात यह कि वी आर अवेलेबल विद द टूल्स, वो वेबसाइट तक डेवलप कर देगा, पूरी बना देगा। हमें सीखने से मना नहीं करा, सीखिए। ओके, इन्वेस्ट टाइम आप थोड़ा करिए, सीखिए कोडिंग, आपको प्राइमरी बेसिक्स तो आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आनी चाहिए आपको। बच्चों में सर मेन फ्रस्ट्रेशन ये आती है कि जॉब मिलेगी या नहीं। हाँ, नहीं मिलेगी नहीं। सो 50% स्टूडेंट जो रूरल एरिया से आते हैं, उनमें मन में यही रहता है, यार जॉब मिलेगी या नहीं, हमें ये नहीं आता, हमें लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हाँ, कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल स्किल्स। कॉन्सेप्ट पे आज के टाइम ज़्यादा फोकस करें, हम्म। और उन्हें कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट थोड़ा करें। हाँ हाँ। और जो टूल्स कोड, तो हमें एआई टूल्स से भी, चैट जीपीटी पे कुछ भी डालें आप प्रॉब्लम हम्म रैंडम, हम्म। वो उसका कोड जनरेट करके दे देगा। हाँ, दे देगा सर, दे देगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इट डिड इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज यू यू हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ कोडिंग। आपको पता यस है यस। उसने सही लॉजिक यूज करा है नहीं करा है, और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो बनाना चाह रहे हैं वो उसने बना के दिया कि नहीं दिया है, वो आपको आना चाहिए। तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो गए, कोडिंग आपको आती थी, आपके कॉन्सेप्ट हम्म। स्ट्रांग थे, आप आगे बढ़ गए। अगर बच्चे जैसे आपके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो भी वो ये कोर्स कर ले रहे हैं, इसके बाद अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की हम्म तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं ये, हम्म हम्म। तो ये आगे जाके इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करेंगे। सर तभी मैंने जनरेटिव एआई का कोर्स लॉन्च हाँ करा है सर, और वो हाँ वही हाँ, मैं देखा बताना था चाह सर। रहा हूँ, वही मैं हाँ। कहना भी चाह रहा हूँ सर, दोज हु आर हम्म, इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन सर। हम्म। तभी मैंने जैन जैन का कोर्स जो है लॉन्च करा है, ताकि क्योंकि उसको भी बहुत सी फॉलो चीजें करें। हैं सर, हम भी पढ़ते हैं, मुझे भी ज्वाइन इन लोगों के लिए होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हम्म, बहुत सी चीजें टाइम नहीं मिल पाता है, एक हाँ हाँ रेगुलरिटी बनी रहती है। हाँ हाँ हाँ। और बहुत से डेप्थ में कंटेंट जो आप सर्च कर ले रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, और ना मैं उतना आर हम्म एन डी कर पाता हूँ सर्च हम्म करने हम्म में। तो बहुत सी चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, बहुत सी चीजें मुझे मिल जाती हैं, हाँ ये भी है, ये भी है, हम्म और मैं भी लर्न कर ही रहा हूँ कोर्स से। ओके। तो इस तरीके से वो बहुत हेल्पफुल है आगे। एलएलएम से ओरिएंटेड जो आपने कोर्स जनरेटिव एआई का लिया है, वो भी बहुत अच्छा है सर। हम्म। तो सर अच्छा सर, यहाँ भी मैं ये जो कोर्स है कॉम्प्रहेंसिव और इन डेप्थ तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिला, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट हैविंग द टाइम। ओके, दैट मीन्स दे आर इंडल्ज इन देयर एक्टिविटीज, देयर वर्क एंड, तो नहीं मिला। तो आप ये एक घंटा ये यहाँ पर आप देकर उसको आप, आई गेस आपका वो पूरा रिकॉल हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। हालांकि सर सभी लोगों जो इंडस्ट्री में भी हैं, हाँ, कलीग यस, जो यहाँ पे ग्रुप में हैं, वो लोग भी ये चीज बीटेक में पढ़ चुके होंगे। जो हाँ मैथमेटिक्स आप बता रहे हैं, डिफरेंशियल हाँ लिमिट से रिलेटेड, वो ट्वेल्थ में या बीटेक फर्स्ट ईयर हाँ, सेकंड ईयर में पढ़ी होगी। पढ़िए। पहले इंजीनियरिंग के सिलेबस में थी और आज भी है। हाँ हाँ
यस, तो इट इज प्रेजेंट। और यहाँ पे हमें उसका रियल पता लग गया कि हम कहाँ पे यूज कर रहे अप्लाई हैं, एप्लीकेशन, यस सर। तो मेरा कोर्स का एप्लीकेशन क्या मोटिव है। ही सर एप्लीकेशन है, हाँ। यूज तो केस मैं, बता दें। हाँ, तो तो इन जब, लोगों को आगे इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ हाँ, यस, हैंड्स ऑन। हाँ। और जैसा आपने बोला कि एलएलएम्स जनरेटिव आई का है, रिसर्च ओरिएंटेड इनको होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। तो सर मैं प्रीवियस 2 डेज पे मेरा फोकस इसी चीज़ पे था सर। मैं ये बोल रहा हूँ, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, अब स्किल्स डेवलप करिए, कोडिंग आनी चाहिए उस लेवल की जो आप समझ जाओ। क्योंकि सर आज के टाइम जो है छोटे डेटा पे तो सब कोई करने लगा है। हाँ, सबको कर रहा है, सही है। इंडस्ट्रीज डील कर रही है लार्ज डेटा पे, लार्ज डेटा। वेरी लार्ज डेटा सेट। यस। तो उसके लिए हमें एलएलएम मॉडल्स जो आए हैं, यस। तो इन पे काम करना सीखना होगा। तो सर इसलिए क्योंकि मैंने अपने जो जैन वाला कोर्स है उसमें फाइन ट्यूनिंग एंड सारी चीज़ें रखी सर, चैटबॉट बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, उसके अंदर सारा सारा कॉन्सेप्ट मैं कवर कर रहा हूँ। वो ठीक है सर सर। कितने टाइम का है सर? सर वो 3 मंथ्स का है सर। अच्छा। हाँ। चलिए तो देखिए, मैं भी हो सकता है ज्वाइन करूँ सर। सर तो, लेकिन पहले सर ये कंप्लीट हो जाए तो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल कोई इशू हाँ, नहीं है, आप करिए। ठीक सर। ठीक है। ओके तो सर। किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो जो है वो हम्म, लगता है। तो हम्म। इसलिए सर मुझे देना पड़ा, आपने अपने और इनपुट दी। इवन सर मैं हाँ। आपको रियलिटी बताऊं, हम्म, मैं पिछले 1 साल से सोच रहा था कोई ऐसा कोर्स हो जो कंबाइंड पैकेज दे हाँ विद हाँ। मैथमेटिक्स, जो ओके। मैथमेटिकल डेरिवेशंस के साथ इन चीज़ों को एक्सप्लोर करे। ओके। हालांकि एक एक अलग अलग सर्च करो यूट्यूब पे सब कुछ मिल तो हाँ जाता है, हाँ लेकिन हाँ कंबाइंड नहीं मिल पाता है। हाँ 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 जितनी थ्योरी और जितने पॉइंट्स किसी के लिमिटेशन, ड्रॉबैक, बेनिफिट से रिलेटेड आप यहाँ एक्सप्लोर कर दे रहे हैं, हाँ हाँ। ऑनलाइन हम कितना भी सर्च कर लें सभी पॉइंट्स एक साथ नहीं मिलते हैं। नहीं मिलेंगे, यस और ऑब्वियसली। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन कर देता है। यही करता है सर, यही। हाँ। सर तभी मैं अब एक एक एल्गोरिदम को, सर आप देखिए सर, डिसीजन ट्री है, आई थिंक हम 6 to 7 क्लासेस एक एल्गोरिदम पे 7 आवर्स आपने इन्वेस्ट करें क्लासेस में। हम्म। ठीक है, आपने उसका न्यूमेरिकल, अभी मैं, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं वेदर करवा चुका था, मैंने आज फिर हम्म, नया वाला डेटा क्यों लिया, क्यों उसको फिर से हम्म। न्यूमेरिकली बताया कि स्प्लिटिंग कैसे होता है। इतना इंटरव्यूअर भी नहीं जानेगा सर, आप बैठ जाओ उसके सामने। हाँ, एक एग्जांपल अगर बच्चे अच्छे से कोई स्टूडेंट हाँ समझा देता है, चाहे वो बीसीएन का हो, पीसीए का हो, रिग्रेशन का हो, इन हाँ डेप्थ जो आपने बताया हुआ है, हाँ हाँ, अगर एक एग्जांपल बता दिया, इंटरव्यूअर फिर सिंपल क्वेश्चन करेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं नहीं जाएगा, पूछेगा। बिल्कुल सही है सर। सो दैट्स व्हाट, तभी मैंने बताया कि आप इन पे फोकस करिए, कहीं किसी वो यूट्यूब यूट्यूब वो, सर वो कंटेंट बेचने वाला काम नहीं है सर मेरा। देखो, देयर आर द टू थिंग्स सर, वन इज अ टीचर, वन इज अ कंटेंट क्रिएटर, दोनों में अंतर क्योंकि होता है। रियल नॉलेज आजकल कोई डिलीवर नहीं कर कोई रहा नहीं है। कर रहा, कोई नहीं कर रहा सर, कोई नहीं करेगा। हम्म। ठीक है सर, उनको अपना कंटेंट बेचना है सर, यहाँ यहाँ वाला हाँ। मैटर नहीं है सर, यहाँ पढ़ाना और है सर, कंटेंट ही नहीं रियल बेचना। जो मैथमेटिक्स सर यूज हो रही है वो कोई नहीं बता रहा कोई नहीं है। बताएगा। कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कितना भी देख लो, हम्म, नहीं कोई नहीं बताएगा, बता रहा कोई होगा। नहीं बताएगा, बिल्कुल सही है सर। और हम, और कहाँ फोकस कर रहे हैं, मैथ्स और कॉन्सेप्ट पे, है ना सर, इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि वो हुआ कैसे। मुझे आज का न्यूमेरिकल बताने का भी वही रीजन था कि हुआ कैसे। और मैंने क्या हो रहा, नाम और काम, ये सर। है ना सर, नाम और काम, इन्हीं में रखा है जो कुछ रखा हुआ है। ठीक है सर, तो ये मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली, कोडिंग वाइज भी, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, वो मेरा ऑप्शनल है कि आपको पाइथन पर कोड भी बना के बता दूं। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ जाते हैं, वो मैंने बोला था तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है सर, तो ऐसा है। और बाकी प्रोजेक्ट हम जब जब करते हैं वीकेंड पे, तो अभी हमने योलो 9 पे कर लिया, उसके पीछे जेमा मॉडल पे कर लिया। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग जेमा, तो लेटेस्ट जो भी आ रहा है मैं वो भी प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर, लेटेस्ट लॉन्च सर पे। मैं यहाँ पे, हम्म, सर 1 मिनट और लूंगा सर। हम्म, सर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बीटेक कर रहे हैं हम्म, या अदर कोर्सेज, उनसे एक मतलब बात कहना चाहूंगा कि हम्म, अभी अगर जो आप ये कोर्स कर रहे हो, साथ में इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो सर करा रहे हैं, इन्हीं डेटा सेट को आप रन कराएं और उन पे रिसर्च पेपर लिखें, और साथ में उसी टाइप के 2-4 डेटा सेट और लें, उनमें कंपैरेटिव स्टडी करें, और फिर किसी अच्छे जर्नल में, अच्छे कॉन्फ्रेंस में आप पेपर पब्लिश करें। अगर आपको हायर स्टडी के लिए जाना है, तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो जेआरई और टफेल नहीं लेती हैं, तो वहाँ पे आपके रिसर्च पेपर के बेस पे आपको वो कंसीडर कर लेंगे। जितना आप यहाँ पे जॉब में कमाओगे, उतना वहाँ अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी में आप उतना खा पी के बचा लोगे, साथ डेफिनेटली, में डिग्री भी हो जाएगी। डेफिनेटली। तो ये हाँ। बहुत अच्छा सजेशन है आपके लिए।
ऑलराइट, कि आप जो है रिसर्च ओरिएंटेड भी आप वर्क करें साथ साथ में, सिर्फ और इसमें सर मैं यहाँ पे एक सजेशन और दूंगा हम्म कि अगर किसी को रिसर्च पेपर लिखना है, जैसे आप काम कर रहे हो, हम्म आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, कभी मीटिंग रख लो ऑनलाइन, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, पेपर लिखवा दूंगा, कम्युनिकेट भी करवा दूंगा आपका। वेरी गुड सर, ये तो अच्छी बात है। बस उसमें मैं भी ऑथर हो जाऊंगा, सर भी ऑथर हो जाएंगे, और आप लोग भी बने रहोगे। यस सर, डेफिनेटली। तो हाँ। इसको लेकर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा सर, बिकॉज द पीपल आर डूइंग द वर्क सर। तभी मैंने जोड़ा भी है कुछ हम्म, स्टूडेंट, दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च। हम्म। ठीक है, तो सर काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाएगा। ओके इसमें से जैसे अच्छे पेपर से बच्चे पेपर तो लिख लेते हैं, वो ओके। छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह पब्लिश करा लेते हैं। अगर हम्म बाहर जाने के लिए, जैसे आपने एलएलएम बताया, एक एलएलएम हम्म किसी एक डेटा सेट पे, हम्म। उसी एलएलएम को हम 4 तरीके के अलग डेटा सेट पे रन कराएं, ओके। साथ में उसी के वेरिएंट, मान लो थ्रेशोल्ड हमने 0.5 लिया था, एक 0.8 ले लिया, एक 0.9 ले लिया, कोई हम्म दूसरा मेथड भी रन करा लिया एलएलएम हम्म का, हम्म तो उनमें कंपैरेटिव स्टडी और जितनी मैथमेटिक्स हो सके, जैसे आप एक एक पॉइंट बताते हैं हम्म हम्म कैसे हमारा मेथड वर्क कर रहा है किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को लेके, हम्म हम्म उसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम्म हमारी एल्गोरिथम में या मेथड में कोई पैरामीटर है, वो उसका रूल क्या है, और यहाँ पे डेटा सेट में क्या कर रहा है। हम्म। किसी ऑफ टेबल में कोर्स। कोई पॉइंट है, वैल्यू रखी है, तो उस मेथड में वो पैरामीटर लर्निंग रेट सपोज है, लर्निंग रेट में अल्फा आपने 0.001 ले लिया, हम्म। तो लर्निंग रेट को अपडेट करने के लिए कैसे अपडेट हो रहा है जैसा हाउ टू हर अपडेट। टेबल की हर वैल्यू पे, तो वो हमें मैथमेटिकली डिटेल में एक्सप्लोर करना पड़ता है अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए। डेफिनेटली। उसमें उस टाइप के अगर काम करने हो तो हम मुझसे कनेक्ट हो जाना, अभी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको वीक में एक बार भी अगर आधे घंटे 1 घंटे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा लिख जाएगा। ओके और ओके कहीं अगर आपका बन गया, पेपर अच्छा पब्लिश हो गया, तो किसी को रिकमेंड भी कर देंगे। ओके ओके। हाँ, वेरी वो गुड। भी है, ओके। क्योंकि सर पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। डेफिनेटली सर। हाँ, मैं भी सर अपना अपना शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा समय ले लूंगा आपका। हाँ हाँ हाँ, यस 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 सर, यस यस। मैं जब पीएचडी में था तो मेरा एरिया फाइनल नहीं था सर, ओके। पीएचडी में आया, हम्म और गाइड जो मेरे थे, जेएनयू से मैंने पीएचडी की हुई है, ओके। तो वो कहते थे आप अपना एरिया फाइनल खुद से करो। और ओके। हमारे यहाँ वीडियो पे कोई काम नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ट्रैकिंग पे। ओके आईआईटी दिल्ली में एक रिसर्च लैब में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, बहुत ओके ज़्यादा नहीं था उस टाइम। और ओके आईएससी बेंगलोर में सीवी जवाहर सर हैं, वो काम कर रहे थे, और एनआईटी राउरकेला में काम चल रहा था उस पे। ओके। प्रोफेसर पंकज शाह और बंशीधर माझी सर जो हैं वो काम करा रहे थे उस पे, उनका काम अच्छा है उस पे। तो मैं एक वर्कशॉप में सर वहाँ गया हुआ था, राउरकेला। तो मेरा डीडी उन्होंने 8,000 का एक वर्कशॉप 1 हफ्ते की थी, वो वापस कर दिया। ओके। मुझे फ़ोन किया, आपका डीडी वापस कर रहे हैं। मैंने कहा सर डीडी वापस मत करिए। और मैं उस टाइम सर मानवरचना कॉलेज जो फरीदाबाद में पढ़ा रहा था, ओके पीएचडी का फर्स्ट ईयर था। तो मैंने उनसे कहा सर डीडी वापस मत करिए, बोले हमारे पास गेस्ट हाउस फुल हो गया है। ओके। मैंने कहा सर गेस्ट हाउस फुल हो गया है, मुझे कहीं भी आप एडजस्ट कर देना, अभी विंटर वेकेशन चल रही है, छुट्टियां, किसी भी हॉस्टल में कोई रूम खाली हो वहाँ कर देना। बोले नहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हम आपको हॉस्टल में कैसे रख दें। हमने कहा किसी पीएचडी स्टूडेंट के साथ रख देना। बोले पीएचडी स्टूडेंट के रूम पे बेड नहीं होता है। मैंने कहा सर मैं जेएनयू से हूँ, जमीन पे ही सोता हूँ आज भी। ओके तो आप एक गद्दा डलवा देना, नहीं तो मैं आके किसी टेंट से आसपास से ले लूंगा। ओके ओके। तो वो हंसने लगे और मुझे बुला लिया, और वहां मैं सर गया, वर्कशॉप पूरी अटेंड कर ली। 1 हफ्ते की लास्ट डे, लास्ट 30 मिनट वहां पे एक एमएस के स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन का टाइम दिया। उसका अच्छा काम था वीडियो पे, कल्याण हाथी नाम था उसमें स्टूडेंट का। तो वो एमएस में था, मैं पीएचडी में था, तो मैंने उसका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट 30 मिनट वो मेरे लिए मेरी पीएचडी हो गई, उस पे मैं 3-4 पीएचडी करा चुका हूँ, 3-4 पीएचडी चल रही हैं। ओके ओके। ऑलराइट सर। हाँ, और तो उन्होंने, उस बच्चे से मैंने बाद में कांटेक्ट की, कंटेंट लिया थोड़ा थ्योरेटिकल कि किस तरीके से काम करना है, और उस पे आके मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, और उस पे ही एक्सप्लोर करके पीएचडी की है। ओके ओके। हाँ,
तो ये मतलब मोटिवेशनल पॉइंट है कि एक छोटा-सा किसी से छोटे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। हुँ। सीखने को कहाँ से मिल जाए कोई पता नहीं होता है यस, यस। और लाइफ में किसका एक सेंटेंस हमारे किस काम आ जाए कोई पता नहीं है। यस, यस। सही है सर। ये बहुत बड़ी बात है सर। सही है सर, बिल्कुल सही है। तो सभी लोगों के लिए ये जो है सजेशन आया है कि एक टीचर जो है ना एक्सपीरियंस लेकर चलता है। इट्स यस नॉट, सर। है ना सर? तो ये आपका एक्सपीरियंस बोला, है ना सर, हुँ, जो हुँ, आपने हुँ। अचीव करा। ओके। तो यही डिफरेंस है कि आप टीचर को पकड़ें बजाय आप, और आप ऐसे एक्सपीरियंस मतलब आप लेंगे, सजेशंस लेंगे और वर्क करेंगे उनके साथ, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी रदर देन। और इसका सर फ़ायदा होता है इन फ्यूचर आप किसी को गाइड करेंगे, उस हाँ। डोमेन में काम करेंगे तो हमें डर नहीं लगता है। यस, यस। आपके साथ भी सर जॉब कर रहे होंगे लोग, हम्म। पीएचडी कर रहे होंगे, हम्म। पीएचडी में लोग डरते रहते हैं हम्म। और इंडिया में कोई गाइड काम नहीं देता है कोई नहीं। कि ये प्रॉब्लम है, ये कर लाओ। यस, यस। मैं अपने स्टूडेंट्स को काम देता हूँ। हाँ, हाँ सर, सही है सर, वो तो है ना सर, लेट देम और मुझे एक्सप्लोर। डर नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है उसमें। हाँ, सही है सर, उनको एक्सप्लोर करना। हाँ, भले छोटा काम करें, बड़ा करें, सही है। तो एक अच्छा लगता है उसमें। डेफिनेटली सर। तो जो भी उसमें कनेक्ट हो, इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं साथ में रिसर्च पेपर, अच्छे पेपर्स को, क्योंकि हमारे साथ सर भी हैं, निर्मल सर हैं, तो हमें कोडिंग में कहीं भी अटकेंगे, कोई हमें नहीं समझ में आएगा, तो सर से हम डिस्कस कर लेंगे, सर हेल्प कर देंगे, तो अच्छे बिल्कुल सर। पेपर हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और अभी जो एलएलएम आया हुआ है, एलएलएम पे बहुत कम पेपर हैं। हम्म। अगर आप लोग उससे उसके प्रोग्राम जो सर ने रन कराए हैं वो रन करा लीजिए, तो उनमें कुछ पैरामीटर हम लोग चेंज कर लेंगे, कुछ अलग अलग थोड़ा सा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके देखेंगे, अलग अलग डेटा सेट पर रन करा के देख लेंगे, तो आई थिंक सर आई ट्रिपल ट्रांजेक्शन लेवल का पेपर बन सकता है। हाँ, हाँ, ट्रिपल ट्रांजेक्शन बन जाएगा। हम्म। तो अच्छे जर्नल्स में पेपर अगर एक हो गया तो उस जर्नल में बाहर से कोई ना कोई आपको अच्छे से उठा लेगा। अगर आपका जेआरई टोफल का स्कोर भी आ गया तो हम्म। बाहर की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको तुरंत पिकअप कर लेगी। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज में शायद बहुत सी जगह नहीं भी लेते हैं जेआरई टोफल, वो डायरेक्ट आपके पेपर्स और आपके रिलेशन के थ्रू भी लोग चले जाते हैं हम्म। रिकमेंडेशन के बेस पे। हम्म। वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है और बट पेपर अगर हो जाते हैं वो ज़्यादा बेटर है। सब कुछ ओके, उसी से आपको मिलेगा। ओके, ओके। ऑल हाँ, राइट। ऑल राइट। सो दिस इज द सजेशन रिलेटेड टू द रिसर्च विच केम, एंड बात ये हुआ है कि आपको डाइवर्स एरियाज पे फोकस करना, नॉट ओनली आप कोडिंग और उसी के ही बात करें, रिसेंट जो ट्रेंड टेक्नोलॉजी चल रही है उसे एक्सप्लोर करें, किसी एक्सपर्ट के मतलब आप रहें उनके साथ, अपना पेपर यदि पब्लिकेशन चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन अभी बता दिया सर ने। आपको अपॉर्चुनिटी है आगे, इंडिया इंडिया के बाहर भी आपके लिए सर एक अपॉर्चुनिटीज। एग्जांपल मैं आपको दूँगा इसका भी। हम्म। 2007 में मैं कृष्ण पीएचडी सबमिट कर पीएचडी अवार्ड हो गई थी उस टाइम, हाँ, हाँ। ओके। 17 में। ओके। 16 में अवार्ड हुई थी दिसंबर में। ओके। और उसी टाइम मेरे अंडर एक विमल द्विवेदी नाम का लड़का जो है कलीग था, ओके। तो मुझे को गाइड बनाया और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एनरोल हुआ। ओके। तो हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई वहीं पे, हम्म। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये फॉरेन से, इस्टोनिया